हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का पार्ट सी, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वयं को समझना और पहचान का प्रभाव। यानी हम स्वबोध का विकास कैसे करते हैं, कैसे हमारी पहचान का प्रभाव पड़ता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि स्वयं की विशेषताएं क्या क्या होती हैं अलग अलग अवस्थाओं में, इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में और एडोलेसेंट में, यानी शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में और अब किशोरावस्था में हमने क्या क्या विशेषताएं पढ़ी पहचान के विकास की। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्वबोध क्या है। अब देखो, किसी भी व्यक्ति के स्वबोध के विकास में, यानी उसके अपने जो आइडेंटिटी में है, सेंस ऑफ सेल्फ जो है, जो उसका स्वबोध है, उस पर बहुत सारे लोगों का योगदान होता है उसके विकास में। स्व जो है वो एक निरंतर, स्वयं जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और यहाँ निर्माण से क्या मतलब है? निर्माण का मतलब है कि धीरे धीरे व्यक्ति उसे निर्मित कर रहा है, यानी छोटे बचपन से लेकर के जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, वो अपने अनुभवों के और जो उसके सामाजिक संबंध है उनके साथ जो है वो अपनी पहचान को, यानी स्वयं को बनाता है, उसका निर्माण करता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है उसे स्वबोध अपने आप होने लगता है, यानी स्वबोध या फिर आप कह सकते हैं सेंस जो है सेल्फ का, अपने आप उसका विकसित होने लगता है उसके अनुभवों और संबंधों के आधार पर। तो अब हम ये देखेंगे प्रारंभिक वर्षों के दौरान स्वयं का विकास कैसे हुआ। आपने देखा जब सबसे पहले व्यक्तिगत पहचान होती है, यानी बच्चा अपने आप को अलग समझे दूसरे से। अगर आप देखते हैं जो छोटा बच्चा है उसे हम बचपन में किसी भी नाम से बुलाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे अपने नाम का ज्ञान होता है कि अच्छा ये मेरा नाम है और ये मैं अलग हूँ, मेरे मम्मी पापा अलग हैं, वो मैं तुम्हारे, उसे भाषा का ज्ञान होता है और वो मैं तुम्हारे, तुम या मेरा खिलौना, मेरा, ऐसे शब्दों का यूज़ करने लगता है। वो अपने आप को शीशे में देखकर समझ जाता है कि ये मैं हूँ। अगर आप उनसे पूछो, उनको आप सिखाते हो इशारा करके कि नोज़ कहाँ है, तो वो ऐसे नोज़, आइज़ ये सब दिखाता है, यानी उसे अपने अंगों का भी ज्ञान होने लगता है। वो ऐसे इशारों में बताता है या फिर वो बोल के बताता है, वो समझने लगता है कि ये मेरे ही अलग अलग भिन्न जो है पार्ट्स हैं, मेरे बॉडी पार्ट्स हैं और मैं जो हूँ वो दूसरे से अलग है। यानी सबसे पहले उसके अंदर एक व्यक्तिगत पहचान आती है, वो अपने आप को पहचानने लगता है। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें, वो अपने और बाहर के वातावरण के बीच अंतर करना सीख जाता है। यानी अगर इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखो कि तो उसके ऊपर उस पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे बच्चा अगर कोई चीज़ खिलौने से खेलता है और जब वो उसे छूता है तो वो देखता है कि अपनी जगह से हिल जाता है, यानी उसको ये इस चीज़ का एहसास हो जाता है अपने इस अनुभव से कि मैं अलग हूँ और ये पहचान अलग है, ये वस्तु अलग है। अगर वो हिलती है या एक जगह से दूसरी जगह में जा रही है तो ये कोई अलग चीज़ है। तो वो इस दौरान जो है अपने आप को पहचानने लगता है और अपने वातावरण या बाहर का जो पर्यावरण है उसको अलग समझने में सक्षम हो जाता है। अगर तीसरा पॉइंट हम देखें, कारण और प्रभाव के बीच संबंध, यानी कोई कारण है जिससे उसके अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बात करने में सक्षम हो जाता है ना। वो स्वयं के बारे में बातें करने और उनका कारण बताने के लिए अगर उनको हम प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, तो वो जो है उसे बताने लगते हैं। जैसे अगर उसने कोई खिलौना तोड़ दिया तो आप उससे ये पूछते हो कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो ये उसको समझने में इससे मदद मिलती है कि उसने ये खिलौना तोड़ा तो क्यों तोड़ा, है ना, वो किस कारण से तोड़ा। तो वो ये अनुभव करता है और वो इस चीज़ को बता सकता है कि ये गंदा था या मुझे इससे चोट लगी या फिर ये उसको पसंद नहीं आया तो वो उसने उसे तोड़ दिया। यानी उसने उस अनुभव से उसे ये समझने में मदद मिली कि वो ऐसा उसने किन कारणों से किया। यानी बच्चों के साथ धीरे धीरे जो है, अगर हम उनसे बातें करते हैं तो वो धीरे धीरे सीख जाते हैं। यानी अगर हम बच्चे को नहीं पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी उसने ऐसा क्यों किया। तो इसीलिए वो धीरे धीरे जब बातें करता है तो वो उन चीज़ों को बता के, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को बता के वो चीज़ें समझने लगता है। अगला हम देखते हैं कि देखभाल करने वाले और अन्य लोगों के साथ मौखिक
या सामाजिक वार्ता के माध्यम से वो आत्म और पहचान की भावना का निर्माण करता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6 साल का बच्चा है, वो कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे उसके लिए प्रोत्साहित करते हो। जैसे उसने सफाई करी, वो सफाई में आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उसको बताते हो कि एक अच्छी आदत है। या अगर वो कोई चीज़ गंदी चीज़ उठा के अपने मुंह में डालता है तो आप बोलते हो नो ये गंदी आदत है ना। तो यानी बच्चा इस तरीके से आपके साथ वार्तालाप कर रहा है तो वो ये चीज़ समझ जाता है कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है, और ये इंसान जो उसे अच्छा बुरा बता रहा है वो उसकी देखभाल करता है। यानी उसकी वो बच्चा धीरे धीरे अपनी देखभाल करने वाले और अन्य लोगों के साथ जो उसके साथ आप वार्तालाप के माध्यम से यानी धीरे धीरे बता के वो अपनी पहचान निर्मित करता है। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं अच्छा बच्चा हूँ, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं बुरा बच्चा हूँ। यानी उसके अंदर ये पहचान होने लगती है अच्छे और बुरे की। तो आप देखो, स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। हम ये जानते हैं कि हर व्यक्ति की पहचान अलग अलग होती है, हमने शुरुआत से ही ये पढ़ा है। अब चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन उनके जो जीन्स होते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा साइंस में जीन्स क्या होते हैं। तो जो जीन्स होते हैं उनका एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो अलग होता है। यानी चाहे एक साथ पैदा हुए बच्चे ही क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें भी कोई भिन्नता होती है। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। यानी हो सकता है कि आप एक ही घर में रहते हो, भाई बहन हो, लेकिन आपके हर चीज़ को लेकर के अनुभव हर चीज़ के साथ अलग अलग होते हैं। और व्यक्ति यदि किन्हीं कारणों से अनुभव एक जैसे भी हो, तब भी वो उसके अनुभवों को जो है अलग प्रकार से प्रक्रिया देता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ, आप घर में 2 भाई बहन हो और घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है या कोई भी कारण आप ले सकते हो, तो जो आपका भाई है वो अलग तरीके से उसे सोचेगा और आप उसे अलग तरीके से सोचेंगे। यानी हमारी जो भिन्नता है, हमारे अनुभव एक से हैं, एक ही चीज़ हमने एक्सपीरियंस की, लेकिन हमारे सोचने का तरीका या उसके ऊपर अनुक्रिया का तरीका अलग अलग है। तो इसी तरीके से अलग अलग पहचान है, और हर इंसान को स्वबोध और पहचान की भावना अलग अलग तरीके से होती है। अब हम देखते हैं कि इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि किशोरावस्था के दौरान कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं पहचान की, स्वयं की पहचान की, और क्या क्या जो हमने पॉइंट्स पढ़े कि विशेषताएं क्या क्या हमने पढ़ी थी ना इससे पहले वाले सेकंड बी चैप्टर में, है ना। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कारण कौन कौन से हैं जो उसकी पहचान के निर्माण को प्रभावित करते हैं। अगर आप हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा कि किशोरावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है पहचान की विकास के लिए। यानी किशोरावस्था जो है इस टाइम पे बहुत तीव्र गति से विकास होता है इस अवस्था में। तो जैसे कि आप ले, चाहे फिज़िकल डेवलपमेंट हो, यानी शारीरिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, या भावनात्मक विकास हो, आपने देखा इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ होती हैं इस स्टेज में। तो इसीलिए यहाँ पे पहचान बनाना एक महत्वपूर्ण होता है। और इस प्रक्रिया में आप देखो, जैविक व शारीरिक परिवर्तन, आनुवांशिकता, वातावरण, समाज व संस्कृति, संचार के माध्यम व शिक्षा, ये सारी चीज़ें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इन सभी के किशोरों पर जो होते हैं अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो हम अब इस कारकों को पढ़ते हैं कि ये कारक सबसे अधिक कौन से हैं प्रभावित होते हैं। तो अगर आप इससे आगे देखो, सबसे पहले कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों की पहचान बनाने की प्रक्रिया निम्न कारणों से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तो उनमें सबसे पहला आता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी सामाजिक संदर्भ, समाज की ओर से। तो हम देखते हैं कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तनों के साथ जो है शारीरिक परिवर्तन तो होते ही हैं, साथ में सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब ये क्या है जो व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सामाजिकरण क्या होता है। हम किशोर जो होते हैं किसी भी सामाजिक गुणों को धारण करते हैं जिनके द्वारा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त होता है। यानी समाज में अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए जो गुण धारण करते हैं किशोर, वो आपका सामाजिक विकास कहलाता है या सामाजिकरण कहलाता है। यानी हम दूसरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और हमारी उनके साथ
समन्वय स्थापित करने की जो क्षमता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि अगर आप अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके अच्छे दोस्त बनेंगे, बुरा व्यवहार करोगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपका कोई दोस्त नहीं होगा, है ना? तो आप उन्हीं व्यवहारों को, आप वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ करते हो जैसा आप अपने लिए चाहते हो, और जैसा आप अपने दोस्त से अच्छी तरीके से बात करते हो, उनकी हर बात को समझते हो, यानी आप उसके साथ समन्वय बिठाने की कोशिश करते हो, तो वो ही क्षमता जो है आपका सामाजिक विकास कहलाती है। ठीक है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे विकास करते हैं किशोरों में? तो सबसे पहले हम देखें कि भारतीय पारंपरिक समाज में हम जानते हैं कि जैसे लड़कियों में जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम यौवनारंभ कहते हैं, यानी प्यूबर्टी हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो जब ये आपका लड़कियां जो बड़ी हो जाती हैं, हमें पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, जबकि लड़कों में इस तरीके का नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं, उनके लिए कई सारी चीज़ों के ऑप्शंस होते हैं, जबकि लड़कियों को कई रोक टोक लगाई जाती है ना? तो वो क्या होता है कि इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता है कि कोई पारंपरिक समुदायों के जो किशोर होते हैं वो स्वयं और पहचान के घटक शहरों में रहने वाले किशोरों की अपेक्षा एकदम अलग होते हैं, है ना? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे उनके अंदर काफ़ी रोक टोक है। जैसे अगर आप कंपेयर करो इस शहरों में रहने वाली लड़कियों की, जहाँ पे ज़्यादा रोक टोक नहीं है, और गाँव में आपने देखा होगा लड़कियों को जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनसे बोला जाता है आप ये कपड़े पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और है ना, इस तरीके से व्यवहार करो, आप बड़े हो गए हो अब। तो वो चीज़, अब जबकि आप शहरों में देखोगे तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो थोड़ा गाँव के कंपैरिज़न में थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। वहाँ पे अच्छी तरीके से इस तरीके की जो रोक टोक है वो नहीं है, वो अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये जो परिवर्तन समाज के विभिन्न आप कह सकते हो संस्कृति या फिर जो क्षेत्र है, सामाजिक वर्ग है, सब में अलग अलग होती है ना? उसके अलावा आप देखो कि बहुत सारी पश्चिमी संस्कृतियों, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं बाहर हमारे देश से, वहाँ पे कई जगह जैसे अमेरिका, ब्रिटेन हुआ है, वहाँ पे आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा ज़्यादा की जाती है। यानी जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि वो आप अलग जाओ, अपना अलग घर बसाओ। और जबकि हमारे वहाँ क्या किया जाता है, अधिकतर काफ़ी हद तक उनको अपने परिवार के नियंत्रण में रहना पड़ता है, यानी वो अपने घर के या परिवार के लोगों पर ही निर्भर होते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं, वो लोग अपनी छोटी उम्र से ही, यानी किशोरावस्था जब शुरू हो जाती है, तो वो आय में योगदान शुरू करना कर देते हैं, यानी वो कमाना शुरू कर देते हैं। वो एक वयस्क की भूमिका निभाते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, और काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं, है ना? तो ये देखा जाए तो हर प्रकार से यानी संस्कृति अलग है, पश्चिमी और भारतीय और पूर्व सांस्कृतिक परिवेश अलग है, तो किशोरों के जो स्वयं का विकास है वो भी अलग अलग तरीके का है। वहाँ पे उनके अंदर पहले ही जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, वो पहले ही कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं, और यहाँ पे जबकि कई शहरी इलाकों में जो है ये सब नहीं है, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उनका अलग अलग सोच अलग तरीके की हो जाती है। उसके अलावा हम देखें कि हमारे देश में विभिन्न समुदाय, यानी जो अलग अलग कम्युनिटी है, उनमें भी अलग अलग जो भिन्नताएं हैं। अब देखो, ऐसे समुदाय हैं जहाँ पे कुछ विशेष साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही अपना लेते हैं और उसी में अपने परिवार का हाथ बटाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, सीखते हैं, और ऐसे परिवेश में उन्हें क्या होता है, जल्दी ही उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी शादी जल्दी करवा देते हैं ना, और उनकी पहचान जो होती है वो अपने परिवार से ज़्यादा प्रभावित होती है। और ऐसे परिवारों में किशोर क्या करते हैं, अपने बड़ों के उनका कोई मतभेद नहीं होता, वो जहाँ रहते हैं, वो वहाँ जो कर रहे हैं वो उनसे उन्हीं की अपेक्षा की जाती है, और उसके दौरान उनको किसी प्रकार के भ्रम या संदेह की संभावना नहीं रहती है। यानी आपने कई गाँव वगैरह में कहीं देखा होगा कि अगर पापा खेती करते हैं तो वहाँ के बच्चों को भी ये चीज़ है कि
उन्हें भी ये खेती करनी है तो वो ही अब व्यवसाय अपना लेते हैं और उसके बाद शादी करके अपने परिवार में रहते हैं। वो कोई मतभेद भी नहीं रखते कि हमें ये करना है या हमें वो करना है। उन्हें पहले से ही इस चीज़ का पता होता है कि हमें ये जो है अपनी परिवार की ज़िम्मेदारी निभानी है और वो ही पारंपरिक जो व्यवसाय है पारिवारिक वो करना है ना। कई कम्युनिटी में ऐसा कंपलसरी होता है कि हम लोग कर रहे हैं तो तुम भी करो, तो कई जगह ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप देखो तो जिन समुदायों और परिवारों में किशोरों के पास रोज़गार और व्यवसाय के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ट्रेनिंग हुई, जॉब के लिए जाना है, नौकरी करना है ना, तो इस दौरान क्या करते हैं वो प्रशिक्षण अवधि के दौरान माँ बाप पे निर्भर करते हैं। जितनी लंबी अवधि होती है वो उतनी ही किशोरावस्था की अवधि भी उतनी ही बढ़ जाती है और उसके बाद वयस्कता में कदम रखते हैं क्योंकि वो अपनी जॉब करने लगते हैं और वो अपने माता पिता की अपेक्षाओं के विपरीत जो है अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने के कारण थोड़ा मतलब अपने घर में विवाद भी हो सकता है इस चीज़ को लेकर। आपने देखा होगा कई लोग अपने घर में लड़ते हैं, किशोर जो होते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि नहीं हमें ये करना है। जैसे मम्मी पापा कहते हैं कि हमें इंजीनियर, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप कहते हैं नहीं मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे ये करना है ना, और आप उनके विपरीत जाते हो, अपनी ज़िद से करते हो, तो कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो यानी जहाँ जिन घरों में ये ऑप्शंस हैं कि जॉब कर सकते हैं और आप कोर्स जो आपको करना है वो आप अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, तो वो हर कई शहरों में या कई परिवारों में अलग होता है। उसके अलावा हम देखो कि आपने देखा ही है कि इंडियन फैमिलीज़ में क्या होता है, अपनी बात खुल के रखने का संस्कृति नहीं होती। यानी बच्चा जो है वो अपने बारे में अगर कुछ करना चाहता है तो वो बताएगा भी। तभी कई ऐसे परिवार होते हैं जो उनको अपनी मर्ज़ी से पहचान बनाने, अपनी मर्ज़ी से काम करने नहीं देते। जैसे डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है तो वो माँ बाप ये चाहेंगे कि नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, अपने बच्चों के लिए डॉक्टर बनना है, भले ही वो कुछ और बनना चाहते हो, लेकिन वो उनको कहेंगे कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। नहीं, ज़बरदस्ती वो जो है उनकी अपनी जो इच्छा है वो उसको नहीं सुनते और अपना ही उस पे थोप देते हैं। तो ये भी ऐसे भी कई हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार हैं। उसके अलावा कई ऐसे भी पारिवारिक समुदाय हैं जहाँ पे किशोरों में स्वयं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना और अपने बारे में विचार करना एक सामान्य बात नहीं होती है। यानी वहाँ पे बिल्कुल भी इस तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाता इन चीज़ों को और ना ही वो सहन करते हैं। कई आपने देखा होगा कोई स्ट्रिक्ट जो फैमिलीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा कठोर, वो लोग भी ऐसे होते हैं कि बच्चों को तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है, जो बड़ों ने डिसाइड कर लिया वो कर लिया। तो कई भारतीय स्वयं को मुख्यतः अपनी एक या दूसरी भूमिका के रूप में परिभाषित करते हैं। वो अपने मैं के बारे में यानी स्वयं के बारे में नहीं बोल पाते या वो हम करके बात करते हैं। जैसे अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्या करते हो, तो वो कहेंगे कि मैं अपने घर में देखभाल करती हूँ, या मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसका भाई हूँ, है ना। तो वो मैं जो है वो अक्सर हम से अपने आप को बताते हैं कि हम ऐसा है करते हैं, हम वैसा करते हैं, क्योंकि उनके घर में उनको कुछ भी करने का कोई अधिकार नहीं है। वो ही चीज़ करते आ रहे हैं जो उनके माँ बाप उनको बोलते हैं करने के लिए, और वो उसी को फिर अपनी पहचान नहीं बता पाते कि मैं ये हूँ या मैं क्योंकि उनके अंदर वो भावना जो होती है वो नहीं आती कि वो अपनी पहचान बना सकें। तो इसमें आप देख सकते हो उदाहरण भी दिया हुआ है कि अगर किसी लड़की से आप पूछोगे जैसे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में कि शादी के बारे में उनकी क्या राय है, तो वो हमेशा ये कहेंगी मैं अपनी मम्मी पापा की मर्ज़ी से शादी करूँगी, है ना। आपने देखा होगा, मैं चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा ही मेरी शादी तय करें, क्योंकि ये इसीलिए वो कहते हैं क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में एक ट्रेडिशन है या हमारे माँ बाप ने ये बनाया हुआ है। कई इतनी कठोर फैमिलीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अपनी पसंद की शादी करना। तो वहाँ पे जो माता पिता ही शादी तय करते आए हुए हैं बहुत सदियों से, पुराने ज़माने से, तो वहाँ पे वो लोग ये जवाब देते हैं कि मैं अपने माता पिता की पसंद से शादी करूँगी। ऐसा कहने की बजाय वो ये कहते हैं कि हमारे परिवार में वो ये कहते हैं कि मैं अपने माता पिता की पसंद से शादी करूँगी। यानी वो जो है अपनी पसंद को अपने माता पिता की पसंद ही बताती है, ये कहने के बजाय कि हमारे परिवार में माता पिता शादी तय करते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी एक ट्रेडिशन बन चुका है।
तो हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभी हमने इससे पहले ये जो पॉइंट पढ़ा वो क्या था, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये आप देख सकते हो ये संस्कृति कितना ज़रूरी रोल निभाती है स्वयं के विकास में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाज जहाँ हम रहते हैं, उसके अलावा संस्कृति, यानी हमने देखा पश्चिमी संस्कृति में कैसा है, भारतीय संस्कृति में कैसा है। पश्चिमी संस्कृति में हमने एक पॉइंट पढ़ा, जबकि भारतीय संस्कृति में हमने इतने सारे पॉइंट पढ़े। यानी भारतीय संस्कृति के अंदर भी हमने अलग अलग समुदाय पढ़े, अलग अलग शहरों के हिसाब से पढ़ा, गांव में कैसा होता है, शहरों में कैसा होता है ना। कई समुदाय जो होते हैं वो बिल्कुल पारंपरिक होते हैं जहाँ खुल के रखें। तो यानी ये सारी जो संस्कृति हैं, ये संस्कृति कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, कितना महत्वपूर्ण है एक पहचान या स्वबोध के निर्माण में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे परिवार। परिवार पहचान बोध के विकास को कैसे प्रभावित करता है। समाज और संस्कृति के बाद आता है परिवार। तो अब परिवार की क्या रोल है। तो ये जो कारक हैं वो कौन से हैं जो किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करते हैं, यानी कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किशोरावस्था में पहचान यानी स्वयं का जो बोध है वो प्रभावित होता है। तो ये कारक हैं 4। सबसे पहला जैविक और शारीरिक परिवर्तन, यानी किशोरावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन हैं। पारिवारिक और मित्रवत संबंधों में सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ, यानी यहाँ पे बात हो रही है हमारी संस्कृति और सामाजिक संबंधों की, जिसमें हमारे परिवार और मित्र आते हैं। तीसरा कारक है भावनात्मक परिवर्तन जो किशोरावस्था में होता है। और आखिरी है आपका संज्ञानात्मक परिवर्तन, यानी आपकी नॉलेज में या आपके इंटेलेक्चुअल में, इंटेलिजेंस में आप कह सकते हो क्या परिवर्तन आता है। तो ये चारों जो परिवर्तन हैं ये स्वयं की पहचान को किशोरावस्था के दौरान प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं शारीरिक और जैविक परिवर्तन। हम जैसे कि आप भी इसी स्टेज में हो किशोरावस्था में, तो आप जानते हो कि क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं इस स्टेज में। हम वृद्धि स्फुरण यानी ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं। ग्रोथ स्पर्ट किसे कहते हैं, जब आरंभ में यानी जब किशोरावस्था स्टार्ट होती है 12-13 साल में, तो तीव्र गति से शारीरिक लंबाई यानी आपकी हाइट और भार यानी वेट और शारीरिक अनुपात में जो परिवर्तन आता है उसको हम वृद्धि स्फुरण कहते हैं। यानी छोटा बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इस एज में आके किशोरावस्था में एकदम से परिवर्तन होता है लंबाई में, वेट में। तो ये जो है वृद्धि स्फुरण यानी ग्रोथ स्पर्ट कहलाता है। और आप देखो यौन परिपक्वता की आयु को यौवनारंभ कहते हैं, यानी जब जो आपकी जो आप कह सकते हो कि यौवनावस्था यानी जो प्यूबसेंस है यानी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी से हमारा मतलब है प्रजनन की क्षमता, यानी जब लड़कियों में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। तो पीरियड स्टार्ट हो जाने के बाद जो है एग्स बनते हैं, यानी अंडाणु जिसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो वो होना स्टार्ट होते हैं। उसकी वजह से ही जो है एक लड़की प्रजनन के यानी आपके जन्म देने के योग्य बनती है, यानी कि वो इस स्टेज में आके हम कह सकते हैं आफ्टर पीरियड्स होने के बाद ही जो है उसकी प्रजनन क्षमता का विकास होता है। तो ये एक ऐसी अवस्था है यौवनारंभ जब यौन परिपक्वता की शुरुआत होती है। तो शारीरिक परिवर्तन हम जानते हैं लड़के और लड़कियों में लगभग 11 से 13 वर्ष के अराउंड होते हैं। पहले लड़कियों में जल्दी हो जाते हैं, जो कि मासिक धर्म या पीरियड्स की शुरुआत है। और लड़कों में बेसिकली ऐसी कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, यानी उनके शुक्राणु इस स्टेज से बनना शुरू हो जाते हैं। और ये भी अक्सर देखा जाता है कि संस्कृतियों के अनुरूप औसत आयु जो यौवनारंभ या आप कह सकते हैं मासिक धर्म की शुरुआत की, वो अलग अलग होती है। यानी स्टार्टिंग में ये किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है, आपकी संस्कृति। आपने देखा होगा शहरों में ज़्यादा जल्दी होने लगता है,
गर्ल्स को गांव में और उनकी संस्कृति के अनुरूप अलग अलग क्षेत्र के अनुसार भी इसमें पर्यावरण का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट भी आपके जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। आपने देखा हर लड़की का अपना अलग अलग होता है, किसी को जल्दी हो जाते हैं छोटी एज में, किसी को बड़ी एज में। तो ये एक हर लड़कियों में अलग अलग होता है, लेकिन ये ही जो है आपकी यौवनारंभ की शुरुआत मानी जाती है। नॉर्मली जो है वो 11 से 13 वर्ष की आयु में होता है, किसी किसी को जो है 13 से 15 वर्ष के दौरान भी होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें फ़ोटो में, तो आप देख सकते हो कि लड़के और लड़कियों में क्या क्या अंतर होते हैं इस टाइम पे जब जैविक और शारीरिक परिवर्तन होता है। आप देखो, किशोरों में जो होता है वृषण का विकास होने लगता है, यानी जो उनका जेनिटल ऑर्गन है, जो हम कहते हैं गुप्त अंग जो हैं उनके, उनमें विकास होने लगता है। और उसी तरीके से लड़कियों में भी आपने देखा होगा बाल आने लगते हैं, और स्तनों के आकार में यानी ब्रेस्ट साइज़ में वृद्धि होती है। उसके अलावा पीरियड्स आते हैं, उनकी आयु है ना, अधिकतम वृद्धि की आयु है। होंठ और गालों में छोटे छोटे मुलायम रोएदार बाल आते हैं। ये सब किस वजह से होता है? बेसिकली हार्मोनल चेंजेस, यानी जो हमारे अंदर हार्मोन है वो बदलते हैं, तो वो हार्मोन्स की वजह से ही ये चेंजेस आते हैं। और उसी तरीके से लड़कों में भी अलग चेंजेस होते हैं, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी आने लगती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है ना। तो ये चीज़ें दोनों में अलग अलग होती हैं। तो ये शारीरिक और जो जैविक परिवर्तन है किस प्रकार से पहचान में प्रभाव डालते हैं। बेसिकली क्या होता है कि किशोरावस्था में तीव्र गति से जो परिवर्तन होते हैं वो समाज की और माता पिता की अपेक्षाओं के कारण जो है किशोर को स्वयं को सबसे अलग समझने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो हीन भावना का शिकार होते हैं। यानी तीव्र शारीरिक व लैंगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप कद व भार में अचानक वृद्धि होती है, जिसके कारण लड़कियों को लगता है कि वो मोटी हो रही हैं, और लड़कों को भी काफ़ी सारी इन चीज़ों को लेकर के वो तनावग्रस्त हो जाते हैं कि ये अचानक से क्या हो रहा है। वो अपने आप को थोड़ा सा शाय फील करने लगते हैं, उनको थोड़ी शर्म आने लगती है। तो इसी तरीके से चेहरे पर मुहासे व विपरीत लिंग के प्रति बढ़ता आकर्षण भी शिकारों के लिए चिंता का कारण, किशोरों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। यानी कई बार आपने देखा होगा पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पर, वही हार्मोनल चेंजेस की वजह से। और आपने देखा होता है कि अपोजिट जेंडर जो होता है, यानी विपरीत लिंग, उनके प्रति भी कई लड़के लाइकिंग जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाती है। यानी एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हार्मोन्स की वजह से होती है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो कई लड़कियों को शुरुआत में कठिनाई होती है, क्योंकि एकदम से नया चेंज है तो उनको उसको संभालने में भी थोड़ा समय लगता है। तो वो उनके लिए वो टाइम पीरियड भी थोड़ा सा, वो समय भी जो है थोड़ा सा कठिन समय होता है। तो उसके बाद हम कई जगह आपने देखा है कि इस एज में जो है मम्मी पापा लोग भी कई सारी प्रतिबंध लगा देते हैं, क्योंकि जब उसी तरीके जब ये शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो उस समय जो है कई जगहों में आपने देखा है लड़कियों को रोक प्रतिबंध लगा दी जाती है, कई चीज़ों पे रोक लगा दी जाती है। इसकी वजह से भी वो थोड़ा सा डिप्रेशन फील करते हैं, थोड़ा सा उनको एकदम मतलब वो हताश से अकेलापन सा महसूस करने लगते हैं। और ये जो परिवर्तन है, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कई बार हमने देखा है हमारे समाज में आज भी ऐसा है कि एजुकेशन बच्चों को नहीं दी जाती, उन्हें नहीं बताया जाता है कि ये क्या चीज़ होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि ये जो शारीरिक और जैविक परिवर्तन है, इनके बारे में काफ़ी बच्चों को नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता होता है। तो वो इस कारण भी जो है थोड़ा सा शाय या उनको शर्म आती है, वो शाय फील करते हैं। और कई अगर उचित मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिलता है, अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है, तो कई किशोर या ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही गुस्से वाले और आक्रामक हो जाते हैं, और उनका एक नकारात्मक रवैया हो जाता है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है दूसरों के प्रति।
और शारीरिक परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त होने पर जब उन्हें धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत हो जाती है तो लगभग लेट एडोलेसेंस में या फिर अ, अंत में यौवनारंभ के वो थोड़ा सा आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, क्योंकि वो अब इन चीज़ों से डील करना सीख जाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये होने जो शुरुआत में जो किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो उन परिवर्तनों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव जो है वो उनकी संस्कृतियों के अनुरूप अलग-अलग होता है। यानी जिस संस्कृति में वो रहते हैं वहाँ का प्रभाव उनके इस परिवर्तन के ऊपर पड़ता है। और ये ही नहीं, एक ही संस्कृति के अगर कोई किशोर हैं प्रत्येक किशोर पर, तो उसका प्रभाव भी अलग-अलग पड़ता है। तो ये एक जो पहला कारक था जो किशोरों की पहचान को या स्वबोध को पर प्रभाव डालता है, उनको उसको अफेक्ट करता है। दूसरा कारण है सामाजिक या सांस्कृतिक संदर्भ। अब सांस्कृतिक संदर्भ से हमारा मतलब है कि जिस समाज में हम रहते हैं या जिस संस्कृति में हम रहते हैं, उसका असर हमारी पहचान यानी किशोरावस्था के दौरान उनकी पहचान पर कैसे पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार तथा दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता। यानी हमें अपने आस-पास हम देखते हैं कि किस तरीके का व्यवहार हमारे समाज में लोग करते हैं और हम उसी तरीके का समन्वय जो है दूसरों के साथ स्थापित करते हैं, तो वो क्षमता हमारी सामाजिक विकास कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम सीखते हैं वही हम व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं, और जैसा हम अपने अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा ही हम दूसरे के साथ करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपका दोस्त है तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो, और आपको पता है कि अच्छा व्यवहार करने से ही कोई आपका मित्र बनेगा या आपके रिश्ते बनेंगे, तो वो आप उनके उस दूसरे इंसान के साथ समन्वय स्थापित करते हो। तो इसी तरीके से आप वो समाजीकरण कहलाता है, तो वो सामाजिक विकास कहलाता है। यानी आप उसे समाज के अनुरूप ही आप व्यवहार कर रहे हो और उन दूसरों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हो। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन कैसे किशोरों के विकास को प्रभावित करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे कारण। यानी समाज किस तरीके से हमारी पहचान को प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि कई जगह विभिन्न वर्ग में अलग अलग अनुक्रियाएँ होती हैं। शारीरिक परिवर्तन हमारे जो किशोरावस्था के दौरान होता है, उस परिवर्तनों के प्रति जो है हर विभिन्न वर्गों में अलग अलग प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमने देखा है कई जगह गाँवों में या कहीं पिछड़ी जगहों में आजकल भी ऐसा है कि लड़कियों का जब यौवनारंभ या फिर उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो कई लोग प्रतिबंध लगा लेते हैं लड़कियों के ऊपर, और वो इस प्रकार की अच्छा नहीं मानते कि लड़की घर से बाहर जाए, काम करे, जॉब करे, ऐसे वैसे कपड़े पहने। तो ये एक तरीके का प्रतिबंध है, जबकि वहीं उन्हीं की एज के जो लड़के हैं उनको बिल्कुल भी उनको स्वतंत्र रखा जाता है, उनको कोई प्रतिबंध नहीं। तो ये भी क्या इसी कारण जो पारंपरिक समुदाय के जो किशोर किशोरियों के स्वयं और पहचान के घटक शहरों में रहने वाले किशोरियों की अपेक्षा एकदम अलग होते हैं। तो यही एक कारण है कि शहरों में इतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है कई जगहों में, जबकि गाँव वगैरह में आज भी प्रतिबंध है। तो यानी आप देख सकते हो कि समाज का, एक गांव का और एक शहर का कितना असर उनकी पहचान पर पड़ता है, और वो जो प्रतिबंध है उसकी वजह से उनके शारीरिक परिवर्तन की वजह से उनके समाज पर और समाज की वजह से उनकी पहचान पर असर पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट है, हम देखेंगे कि कई सारी पश्चिमी संस्कृतियाँ यानी अमेरिका, ब्रिटेन, भारत की जो इससे बाहर जो कई अन्य देश हैं, उन देशों में आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। यानी जैसे बच्चा किशोरावस्था में एंटर करता है टीनेज में, वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो बाहर जाकर अलग घर बसाएं, अलग जॉब करें, अपना कमाना शुरू करें, यानी आत्मनिर्भर बने। जबकि हमारे देश में अभी भी ऐसा है कि कई लोग अपने बच्चों को अपने परिवार में रखना पसंद करते हैं, उनको अपने नियंत्रण में रखते हैं इस एज में भी। यानी वो चाहते हैं कि वो घर पे रहकर ही सब कुछ करें, है ना। और उसके अलावा हम पढ़ें तो कई ग्रामीण और जन क्षेत्रों में भी ऐसा होता है कि वो आय में योगदान करना शुरू कर देते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को देखना शुरू कर देते हैं, तो एक वयस्क की भूमिका निभाते हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि जो पश्चिमी और पूर्वी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, वो किशोर के स्वयं का विकास पूर्णतः अलग अलग प्रकार से होते हैं। यानी
पश्चिमी देशों में वो अलग है उसका प्रभाव, यानी बच्चे इंडिपेंडेंट हैं तो उनका आत्मविश्वास बनता है, उनकी स्वयं की पहचान ज़्यादा अच्छे से बनती है। जबकि जहाँ पे रोक टोक है और जहाँ पे आपका उतना अच्छी तरीके से बच्चों को चीज़ें नहीं सिखाई जाती, वहाँ पे उनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता स्वयं की पहचान पे। और जबकि कई आप जो हम पढ़ रहे हैं, कई किशोर जो छोटी उम्र से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, आय के लिए योगदान देना शुरू कर देते हैं, तो वो जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ज़िम्मेदारियाँ ले लेते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो वहाँ पे भी उनकी अपनी जो स्वयं का विकास है वो जल्दी हो जाता है शुरू। तो ये देखो आप, इससे मतलब ये है हमारा कि हमारी संस्कृति का कितना असर उसके विकास, उस किशोर के विकास पर पड़ रहा है। अब अगर हम बात करें कई समुदायों की, तो आज भी ऐसे कई समुदाय हैं जहाँ पे पारंपरिक व्यवसाय अपनाए जाते हैं। यानी अगर कोई कोई ऐसा क्षेत्र है, जैसे अभी आपने देखा होगा कहीं राजस्थान में, हरियाणा में भी ऐसा है कि जल्दी छोटे बच्चों की जल्दी उनको अपने जो है परिवार के व्यवसाय में वो हाथ बटाते हैं छोटी उम्र से, और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। तो वहाँ उनसे ऐसी ही अपेक्षा की जाती है कि जैसा परिवार वाले कह रहे हैं वो वैसा करें, है ना। और ऐसे परिवारों में किशोरों का क्या होता है, अपने बड़ों से किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहता, क्योंकि वो पहले से ही जो है इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि हमें ये व्यवसाय करना है और हमारे जो माता पिता हैं हमें उन्हीं का कल्चर फॉलो करना है, यानी वो जो कह रहे हैं हमें करना है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्वयं की भावना के विकास के दौरान किसी प्रकार के भ्रम या संदेह की संभावना उनके अंदर नहीं रहती। यानी वो किशोर जो हैं वो उसी समुदाय में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो, कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे पारंपरिक व्यवसाय नहीं है, रोज़गार के और व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं, जैसे शहरों में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब किशोरों के पास अपनी पसंद का व्यवसाय या जॉब करने का जो है ऑप्शन होता है, तो वो अपने मन से जो है जॉब करना चाहते हैं। हालांकि उनके माता पिता उनको ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई में पैसा लेते हैं, वो तभी तक उन पर निर्भर होते हैं, लेकिन जब वो कमाने लगते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कमाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का व्यवसाय चाहते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस चक्कर में उनका अपने माता पिता से और समाज से जो है विवाद भी हो जाता है। यानी यहाँ पे जो है वही अपेक्षाएं जो है माता पिता की, वो उनकी पसंद के विपरीत हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो एक जगह तो ऐसा है जहाँ पे तो उसी तरीके से अब कई भारतीय परिवेश के समुदाय और किशोर परिवारों में क्या होता है, कई किशोरों को खुलकर अपने मन की बात रखने की संस्कृति भी नहीं होती है। यानी जहाँ पे मम्मी पापा ने डिसाइड कर लिया तो वहाँ पे उनको, बच्चों को वो काम करना ही पड़ता है, उनको अपनी पहचान बनाने के अवसर नहीं मिलते। जैसे इसका एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर है तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा डॉक्टर ही बने, चाहे उस बच्चे की रुचि किसी और चीज़ में, किसी और व्यवसाय में क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से हमारी किशोरावस्था में जो है बच्चों की पहचान को प्रभावित करती हैं। उसके अलावा पारंपरिक जो भारतीय समुदाय में किशोरों में स्वयं को स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना और अपनी बातों का विचार करना एक सामान्य बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल आपने देखा है कि जैसे बच्चा यहाँ पे मैं की बजाय हम का उपयोग करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक पहले से चला रहा ट्रेंड होता है, पहले से माँ बाप ने एक वो बनाया हुआ है, वो बच्चे बचपन से जानते हैं कि हमें ये फॉलो करना है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि हमारे परिवार में माता पिता शादी तय करते हैं ना, तो अरेंज मैरिज होती हैं। तो बच्चों से अगर किसी किशोर से उसकी राय पूछी जाएगी विवाह के बारे में, तो वो ये कहेगा कि मैं चाहूँगी कि मेरे माता पिता ही मेरी शादी तय करें, बजाय कि वो ये कहे कि हमारे परिवार में माता पिता ही शादी करते हैं ना। तो यानी वो इस चीज़ को देखते हैं कि वो एक अपने बारे में विचार या अपनी संस्कृति के बारे में विचार नहीं रखते हैं, वो एक जो पहले से चला आ रहा है ट्रेंड उसको फॉलो करते हैं। तो आपने इस अभी जो हमने पढ़ा, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में हमारी किशोरावस्था में पहचान कैसे प्रभावित हो रही है, तो हमने इसमें पॉइंट्स जो पढ़े वो सारे इसी से रिलेटेड थे कि विभिन्न समुदाय में, विभिन्न संस्कृति में, या विभिन्न हम कह सकते हैं देशों में भी आपने जो संस्कृति पढ़ी, पश्चिमी और भारतीय संस्कृति में भी, और उसमें भी कई अलग अलग प्रकार के वर्ग हैं, और सभी में जो है अलग अलग तरीके की स्थितियाँ होती हैं, और वो जो है किशोरावस्था के दौरान स्वयं की पहचान को प्रभावित करती है। तो ये सारे एक तरीके के एग्जाम्पल थे कि किस तरीके से जो है ये
स्वयं की पहचान को प्रभावित करते हैं, यानी इस विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से कोई जो अडोलेसेंस है या फिर कोई किशोर है वो कितना अफेक्ट होता है हर विभिन्न परिस्थितियों में या हर वर्ग में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं से। किसी में जल्दी स्वयं का विकास हो जाता है, किसी में देर से होता है, किसी में उसका प्रभाव किशोर के ऊपर बहुत नकारात्मक तरीके से पड़ता है। तो ये सारे सामाजिक और सांस्कृतिक ही कारक हैं जो उसके स्वयं की जो उसकी पहचान है उसको प्रभावित करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि परिवार भी हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि परिवार यानी मानव के साथ परिवार ही जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो समाज कह सकते हो आप, उसका परिवार होता है जिसके बीच में वो रहता है, तो ये भी समाज के अंतर्गत आता है। तो परिवार किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से पहचान करने में और बोध के विकास करने में हेल्प करता है। तो आप देखो कि अगर पारिवारिक परिवेश में किशोरों को प्रोत्साहन मिलता है, यानी उनकी स्वयं की राय पूछी जाती है, तो वहाँ पे उनके जो संबंध है परिवार के सदस्यों के साथ वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वो अपना दायरा जानते हैं और समझने के लिए उनको एक सुरक्षित आधार मिल जाता है। तो कई सारी रिसर्चेस से, अनुसंधानों से ये सिद्ध हुआ है कि जिस परिवार में बच्चों का पालन पोषण सकारात्मक तरीके से होता है, स्नेह से होता है, बच्चों को उनके अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको उनकी भावनाओं को समझा जाता है, उनके व्यक्तित्व को, उनकी राय को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वहाँ पे जो बच्चों का पालन पोषण है वो इस पालन पोषण से बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आ जाती है। यानी एक सकारात्मक तरीके से उस परिवार में बच्चा जो है अपनी स्वयं की पहचान बनाता है। तो एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम यानी कि एक सकारात्मक आत्मसम्मान बच्चे के अंदर विकसित होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मित्र समूह। हमने पढ़ा था कि मित्र भी है हमारे सामाजिक विकास में हेल्प करते हैं। तो मित्र भी हमारे समाज के अंदर ही आए हैं, ये समाज में ही आते हैं। तो मित्र समूह कैसे विकसित करते हैं हमारी पहचान को, ये तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अपने से इसको रिलेट करके देख सकते हैं कि हमारे लिए हमारी फ्रेंड्स की जो सहयोग है और जो स्वीकार्यता है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यानी हमारे साथ के जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो कहते हैं कि हम पे ये चीज़ अच्छी लग रही है या हम ये अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो हाँ, हम किशोर जो है कई बार इस स्टेज में यानी टीनेज में हमारा परिवार से किसी भी चीज़ में असहमति होती है तो हमें ये समझने लगता है, हमने देखा है अक्सर बहुत जल्दी हमें समझने लगता है कि नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं मानता, हमारी बात कोई नहीं सुनता। तो ऐसे में उसे एक ऐसे मित्र की ज़रूरत होती है जो उसे समझे और उसे ना हम उम्र अगर कोई मित्र मिलता है तो वो उससे अपने मन की सारी बातें कह सके और उसे समझे। तो इस स्थिति से किशोरावस्था में सभी गुजरते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग, एक नॉर्मल फेज़ है। तो यहाँ पे उनके जो मित्र हैं वो उनकी पसंद नापसंद, स्वीकार्यता, व्यवहार, सोच, हर चीज़ का असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये एक देखा जाए तो पूरी तरीके से निर्भर करता है कि अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे, आपने ये सुना होगा कि जो अच्छी संगति में रहेगा वो अच्छा यानी सकारात्मक सेल्फ एस्टीम, सकारात्मक आत्मसम्मान को विकसित करेगा। और अगर वहीं उसे गंदे मित्र मिल गए जो कि जिनकी आदतें बहुत गंदी हैं, तो वो उनके साथ रह करके जैसे ड्रग लेना, अल्कोहल लेना है ना, ये सारी चीज़ें सीखेगा तो वो उनके साथ रह करके गलत आदतों में पड़ जाता है। तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो एक एज है, जो टीनेज है, जो किशोरावस्था है, इस स्थिति में हमारी संगति यानी हमारे दोस्त मित्र समूह जो होता है उसका असर बहुत जल्दी पड़ता है और वो हमें हमारी अच्छी और बुरी आदतें और सोच को विकसित करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम देख सकते हैं कि अक्सर मित्र और माता पिता एक दूसरे के पूरक कार्य करते हैं और किशोर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमने इससे पहले अभी तक आपने कौन कौन से 3 कारक पढ़े हैं, क्विकली हम इसे रिवाइज करते हैं। पहला कारक हमने पढ़ा था जैविक और शारीरिक परिवर्तन जो हुआ था उसने किस तरीके से अफेक्ट करा था। उसके बाद हमने पढ़ा सामाजिक और संस्कृति के संबंध में परिवार। सबसे पहले मैंने समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने परिवार और मित्र समूह, ये दोनों पढ़े समाज के संदर्भ में ही। उसके बाद अब हम तीसरा कारक पढ़ेंगे जो है भावनात्मक परिवर्तन।
भावनात्मक परिवर्तन का मतलब है इमोशनल चेंजेस, यानी इस दौरान किशोरावस्था के दौरान कई सारे परिवर्तन जो हो रहे होते हैं किशोरों में, वो उनके जैविक और शारीरिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। यानी जो हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं वो ही हमारे भावनात्मक परिवर्तन हमारे अंदर लाते हैं। यानी ये जो तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, तीव्र गति से हो रही शारीरिक परिवर्तनों के प्रति अभ्यस्त ना होने के कारण अधिकतर किशोर अपने शारीरिक स्वरूप को लेकर चिंतित रहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हर कोई इनको नोटिस कर रहा है। जैसे अगर कभी इस एज में पिंपल्स आ जाते हैं तो हमें तो इस अवस्था के दौरान हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, और ऐसा लगता है कि हर कोई वो ही नोटिस करेगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो हर किशोर हर परिस्थिति के लिए अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। किसी को अपना मोटा होना या छोटा होना बुरा लगता है, किसी को अपना रंग से प्रॉब्लम होती है, मतलब हर किसी का अपना अपना उसके लिए प्रतिक्रिया होती है, और वो जो है उसके जो स्वबोध है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। कई ऐसे किशोर भी होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने लुक्स को लेके, वो अपनी अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि कुछ जो है वो इन शारीरिक परिवर्तनों को लेकर अधिक चिंतित हो जाते हैं और ज़्यादा परेशान रहते हैं, और उसकी वजह से वो पढ़ाई और अपने किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते, और इस तरीके से उनका क्या होता है, स्वयं के प्रति धारणा जो होती है वो नेगेटिव होती जाती है, नकारात्मक होती जाती है। तो इस तरीके से एक नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास होता है और वो नकारात्मक भावनाएं अपने लिए विकसित कर लेता है। जबकि अगर आप देखो तो इसी वजह से किशोरों की जो है वो भावनात्मक अपनी शारीरिक उसकी वजह से उनकी लुक्स की वजह से उनकी भावनात्मक यानी इमोशंस में भी चेंजेस आते हैं। तो जैसे हम कहते हैं अक्सर कि इस एज में मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स भी जो है वो हार्मोन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से आपका शारीरिक और जैविक परिवर्तन हो रहा है, और उसी की वजह से आप जो लुक्स को लेकर चिंतित रहते हैं या अपनी आप किसी विशेष चीज़ को लेकर चिंतित होते हैं, वो आपके इमोशंस यानी आपके इमोशंस जो आपकी भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। कई आपने देखा होगा किशोर जो होते हैं वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं कि मेरे को ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं काली हो गई, मुझे टैनिंग हो गई, आपने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से जो किशोर है वो एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चों संज्ञानात्मक परिवर्तन जो अगला कारक है, चौथा कारक जो कि पहचान को प्रभावित करने वाला कारक है किशोरावस्था में, वो है संज्ञानात्मक परिवर्तन, जिसका मतलब है कॉग्निटिव चेंजेस। मतलब आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी इंटेलिजेंस और जो आपकी सोचने समझने की शक्ति है, आप कह सकते हो जितने भी दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके संज्ञानात्मक परिवर्तन में आती हैं। तो अब आप ये जानो सबसे पहले मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं। देखो, मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं जो आप मानसिक तौर पे यानी सोचना, चिंतन करना, तर्क और स्मृति, आपकी जितनी मेमोरी है, ये सारी चीज़ें मानसिक क्रियाओं में आती हैं। तो यही जो मानसिक क्रियाएं हैं ये जो है आपका संज्ञान कहलाती हैं। यानी इन सब चीज़ों को मिला के हम संज्ञान कहते हैं, और यही जो संज्ञान से रिलेटेड जो परिवर्तन होंगे वो संज्ञानात्मक परिवर्तन होंगे। अब हम जानते हैं कि किशोरावस्था के दौरान काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से, है ना, आपने पढ़ा उसी वजह से भावनात्मक परिवर्तन है। कैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, सांस्कृतिक जो परिवर्तन है वो अफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं आपकी पहचान को, यानी आपकी अपने प्रति क्या सोच होगी, आपकी सकारात्मक होगी सोच या नकारात्मक होगी, कैसा आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, उसको ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। तो अब देखो, आपने देखा होगा इस स्टेज में जो किशोरावस्था है, डे ड्रीमिंग जो है, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं बच्चे, जिनमें कि आपकी परिकल्पनाएं भी आती हैं। मतलब हम जो है वो अपने ही मन में काफ़ी सारी सवाल करते हैं और फिर उसके बाद उनका जवाब ढूंढते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। अब देखो, ये हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ज्ञानात्मक जो परिवर्तन है, संज्ञानात्मक परिवर्तन, वो
होते हैं, यानी वो कौन कौन से होते हैं। अगर आप देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5 परिवर्तन। सबसे पहला, सुव्यवस्थित सोच विचार। इसका मतलब इससे पहले अगर आप ये सारी चीज़ें अगर देखोगे तो बच्चे के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जब वो किशोरावस्था में आ जाता है, यानी जो आप जिस स्टेज में अभी आप हो, तो इस स्टेज में वो एक सिस्टमैटिक थिंकिंग यानी सुव्यवस्थित सोच विचार करने लग जाता है। यानी वो एक सभी कारणों को एक सुनियोजित ढंग से जोड़कर देखने लगेगा। इसका एग्जाम्पल बच्चों आप देखो, इसमें दिया हुआ है कि अगर किसी किशोर से आप पूछो कि उसने स्कूल में क्या पढ़ा, तो वो एक सुनियोजित ढंग से बताएगा कि मैंने इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा, इस सब्जेक्ट में ये पढ़ा, है ना। जबकि अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछोगे तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं बताएगा, वो एक किसी भी तरीके से बता देगा कि आज मैंने ये पढ़ा, है ना। तो बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन इस अवस्था में किशोर जो है वो किशोरावस्था के दौरान एक सुव्यवस्थित ढंग से सोचने लग जाते हैं। अब है आपका परिकल्पनाएं। परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, यानी अपने मन में किसी स्थिति के बारे में सोचना, समझना, है ना, और उसके लिए उसका उपाय भी खोज लेना अगर प्रॉब्लम है कोई तो। देखो, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि किशोर यथार्थ को समझने के साथ साथ ही ऐसी सोच भी विकसित कर लेते हैं जो केवल उनकी परिकल्पना होती है। परिकल्पना यानी जो अपने मन में सोचते हैं, वह ऐसी स्थितियों के विषय में चिंतन करने लगते हैं जिनका अनुभव उन्होंने स्वयं कभी ना किया हो। यानी अनुभव नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उस स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं और उसका अनुमान लगाकर उसका निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे देखो, आप किशोर एक ही स्थिति के कई हल व उनके परिणामों को भी सोच सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर कहीं बाढ़ आने पर किशोर बाढ़ के दुष्परिणामों के साथ साथ बाढ़ के कारणों का विश्लेषण भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई स्थिति, हम किशोरावस्था के दौरान किसी बच्चे को हम कोई भी स्थिति देखें कि देखो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, बाढ़ आ गई है, तो वो बच्चा वो दुष्परिणाम तो देखेगा ही देखेगा कि इससे ऐसा हो सकता है, बल्कि उसके कारणों को भी जानने की कोशिश करेगा कि ये बाढ़ क्यों आई, ऐसा क्यों आई। यानी वो अपने मन में, जबकि उसने कभी उस बाढ़ की स्थिति का कोई अनुभव नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसको अपने मन में परिणाम और निष्कर्ष निकालने लगता है। ठीक है, तो ये अगर इससे पहले की एज में बच्चों के अंदर ये सोच नहीं होती है, तो यानी परिकल्पनाएं भी एक तरीके का ज्ञानात्मक परिवर्तन है जो इस अवस्था में होता है। उसके बाद आप देखो, काल्पनिक स्थिति में तर्क कर। काल्पनिक स्थिति आप समझते हो, यानी इमेजिन जो हम करते हैं, इमेजिनेशन, उस स्थिति में तर्क वितर्क करना। यानी बच्चे जो किशोर अवस्था में होते हैं, यानी किशोरावस्था में होते हैं, वो काल्पनिक स्थितियों का विचार करके उनके विषय में अपने तर्क प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी वो एक तर्कपूर्ण उत्तर देने लगते हैं। और अगर आप देखो, एक छोटा बच्चा जो है, अल्पायु बालक, वो कल्पना शक्ति के अभाव के कारण उस स्थिति के बारे में नहीं सोच सकता। उदाहरण के लिए अगर देखो, किशोर एक बम स्फोटक दुर्घटना संबंधित स्थिति व सभी तथ्यों पर विचार प्रकट कर सकता है, जबकि वह वास्तविक रूप में वहाँ उपस्थित ना होते हुए भी वहाँ की सारी जानकारी जो है वो निपुणता से दे सकता है। यानी एक किशोर जो है वो किसी भी स्थिति को, किसी दुर्घटना संबंधित स्थिति को वो बता भी सकता है और उसके बारे में अपनी विचार भी प्रकट कर सकता है। ठीक है, तो ये अगर आप देखो तो किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो बच्चों वाले गुण हैं वो होने के साथ साथ उसमें थोड़े एडल्ट वाले यानी वयस्कों वाले गुण भी आने लगते हैं। वयस्कों वाली सोच भी डेवलप होने लगती है धीरे धीरे। अभी हालांकि वो इतनी मैच्योर नहीं हुई है, तो लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जो है वो इस प्रकार का चिंतन करने लग जाते हैं। यानी एक तरीके से ये एक मिडिल एज है आपकी, जहाँ पे वयस्क होने के लिए वो सारे अनुभव किशोरावस्था में सीखने लगते हैं बच्चे उस चीज़ से। अब आप अगला देखेंगे, काल्पनिक निगमनिक तर्क यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब क्या है? देखो, किशोर किसी भी समस्या के विभिन्न संभावित हल निकालने की क्षमता रखता है। यानी वो सारे संभव तथ्यों के बारे में सोचता है एक तर्कपूर्ण ढंग से, यानी हर चीज़ में वो लॉजिक ढूंढने लगता है और उसके बाद वो अपनी सोच यानी अपनी अनुमान जो है उनको सोच लेता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, अगर खिड़की का कांच टूटा हुआ है, अगर किसी बच्चे को और किसी किशोर को, दो लोगों को एक खिड़की का टूटा हुआ कांच हम दिखाएं, तो अगर आप देखो तो छोटा बच्चा ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं सोच सकता, वो ज़्यादा लॉजिक नहीं ढूंढ सकता कि ऐसा क्यों हुआ, है ना।
वो यही सोचेगा कि अरे किसी ने पत्थर मारा होगा और ये कांच टूट गया होगा। लेकिन अगर आप किशोर से, यानी आपकी एज में अगर हम आपसे पूछें कि आपने टूटे हुए कांच को देखकर क्या आप सोचोगे, तो आप बहुत सारे कारण निकाल सकते हो कि मे बी पत्थर मार के टूटा हो, या कोई तेज़ हवा आई हो उससे टूटा हो, है ना, बिजली गिरी हो उससे टूटा हो, है ना, तेज ध्वनि से टूटा हो। तो बहुत सारी जो तर्क है वो एक किशोर देने लगता है। अगर हम इसका अगला पढ़ें पॉइंट, वो है आत्म मूल्यांकन। अब आत्म मूल्यांकन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, यानी जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में किशोर स्वयं में रुचि लेने लगते हैं, यानी अपने में रुचि लेने लगते हैं इस एज में, और अब आत्म मूल्यांकन करने लगते हैं, यानी अपने गुण, दोष, कमियों और शक्तियों सबके बारे में सोचने लगते हैं। और इस एज में जाके उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि उनके अंदर क्या कमी, क्या गुण है, क्या दोष है, कहाँ पे उनको सुधार करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए ना। यानी वो किशोर जो है अपना आत्म निरीक्षण कर सकता है, और उसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु, स्थिति या व्यक्ति का भी संपूर्ण विश्लेषण करने लगते हैं। यानी वो अब दूसरों के बारे में भी अपनी सोच रखने लगते हैं। यानी अपना मूल्यांकन तो वो करते ही करते हैं, वो साथ में दूसरी किसी वस्तु है चाहे, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में भी एक संपूर्ण विश्लेषण करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं कि वो ऐसा है, अच्छा वो ऐसा है ना। तो यानी ये एक किशोरावस्था एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा आत्म मूल्यांकन भी सीख जाता है। तो अगर हम देखें हमने इसमें कितने पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने पहले पढ़ा संज्ञानात्मक परिवर्तन में कि मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं जिनसे मिलकर संज्ञान बनता है। और इस स्टेज में यानी किशोरावस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन और परिकल्पनाएं करने लगता है। और जितने भी परिवर्तन हमने पढ़े ये सारे आप अपने आप से रिलेट करके भी देख सकते हो और इनको एग्जाम्पल के तरीके से भी याद कर सकते हो। तो सुव्यवस्थित सोच विचार, परिकल्पनाएं, काल्पनिक स्थिति में तर्क वितर्क, काल्पनिक निगमनिक तर्क और आत्म मूल्यांकन, यानी हमने ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर पढ़े बच्चों। इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद एनसीईआरटी जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हमें होमवर्क कॉपी में करने हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन बच्चों ये चैप्टर समझो अच्छी तरीके से, बिकॉज ये आपसे रिलेटेड है कि पहचान बनाना और किशोरावस्था में क्या मुख्य ऐसे कारण और परिवर्तन होते हैं जो इन हमारी पहचान को प्रभावित करते हैं। तो जो भी कारक हमने पढ़े, जैविक, शारीरिक कारक और आपके जो सामाजिक कारक हैं, परिवार और संस्कृति के संदर्भ में। उसके बाद हमने पढ़ा आपका क्या भावनात्मक परिवर्तन होते हैं इस एज में, और उसके बाद हमने पढ़ा संज्ञानात्मक परिवर्तन, है ना। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए जो किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं और क्या क्या ये इनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हमने पढ़े आप उस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरीके से आनी चाहिए। वैसे तो बच्चों देखो ये किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा कि एक निर्णायक मोड़ होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो हमें ये सारे परिवर्तन और क्यों ऐसा, इसका क्या कारण है, ये सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग जो है ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर हम इस चैप्टर को स्वयं को समझने की बात कर रहे हैं तो पहचान का प्रभाव, यानी हम कैसे उसका विकास करते हैं, ये हमें लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से हम बच्चों ये चैप्टर का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा निर्माण क्या है, यानी क्या निर्माण हो रहा है। उसके बाद प्रारंभिक वर्षों में, यानी जब बच्चा छोटा है शैशवावस्था से, उसके अंदर क्या कैसे विकास हो रहा है। आपने देखा उसने पहले व्यक्तिगत पहचान बनती है उसकी, उसके बाद वो बाहर और अपने में अंतर करना सीखता है, फिर कारण और प्रभाव में अंतर करना सीखता है, फिर अपने देखभाल करने वालों के साथ वो अपनी आत्म और पहचान की भावना का निर्माण करता है। तो बच्चों ये हैं आपके इसमें जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप ये कारण उस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके याद कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि किशोरावस्था के दौरान पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये कारक हमने पढ़े सामाजिक संदर्भ में, है ना, जैविक और शारीरिक संदर्भ में भी पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़े भावनात्मक परिवर्तन, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा अभी संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो बच्चों ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही हम ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम इसके अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, यानी चैप्टर 3 के ओर। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से इस चैप्टर को
समझ लो।